हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी एकदम बहुत बढ़िया होंगे। आपका फिर से स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो काफी धमाकेदार वीडियो होने वाली है और हम आपके लिए आज की अपनी इस वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 10 का हिस्ट्री का फुल चैप्टर रिवीजन होने वाला है। भारत के अंदर राष्ट्रवाद, हमने राष्ट्रवाद को पिछले चैप्टर में एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं यहाँ पर आई सेक्शन में ऊपर उस वीडियो का लिंक दे दे रहा हूँ, जाकर फटाफट से देख लीजिए और चैप्टर फर्स्ट को कंप्लीट कर लीजिए। तब जाके हम चैप्टर 2 पर एक्सप्लेन करने में काफी मजा आएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपको दे रहा है क्लास 10 क्लास 12 के फुल नोट्स और फुल हिस्ट्री चैप्टर रिविजन। हर एक तरह के सब्जेक्ट के पीडीएफ लिंक्स वगैरह प्रोवाइड करने की हमारी पूरी कोशिश होती है। आगे हम बात करते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड कि चैप्टर में क्या कुछ है। अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे आज के सेक्शन में, आज की क्लास में, भारत के अंदर राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या होता है आपको पता होगा, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने देश से, अपने कंट्री से प्रेम रखना। जब हम अपने देश के प्रति देशभक्ति रखते हैं, अपने प्रेम रखते हैं और राष्ट्र के लिए कुछ भी कर गुजरने की चाहत रखते हैं, चाहे कुछ भी हो, देश पहले होना चाहिए, बाकी सारी चीजें बाद में होनी चाहिए। तो इस अभिव्यक्ति को, इस इमोशन को, इस भावना को राष्ट्रवाद कहा जाता है। ठीक है। जब राष्ट्रवाद हमारे अंदर आता है तो हम कुछ भी करने की ताकत रखते हैं। किसी भी, कितने भी बड़े दुश्मन को, चाहे वो हमसे ताकतवर हो या कमजोर हो, हम उससे बस लड़ जाना चाहते हैं, भिड़ जाना चाहते हैं। तो यही राष्ट्रवाद है। और राष्ट्रवाद के कारण हमारे हमारा जो देश है वो किस तरीके से स्वतंत्र हुआ, उसको आज के चैप्टर में हम देखने वाले हैं। राष्ट्रवाद की जो पहली अभिव्यक्ति है, यानी राष्ट्रवाद जो पहला हुआ, वो कब हुआ? वो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के कारण हुआ। जब 1857 में हमारे सैनिकों ने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह कर दिया, तो वो हमारी जो पहली अभिव्यक्ति थी वो 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। पर खैर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम पर हम डिटेल में किसी और वीडियो में बात करेंगे। आगे चलते हैं हम, जहां पर हमारा सेकंड पॉइंट है कि 1870 के अंदर बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत की रचना की, जो कि इस समय का, हमारा वर्तमान समय का क्या है, नेशनल सॉन्ग है, राष्ट्रीय गीत है। और जब हम वंदे मातरम गाते हैं तो हमारे अंदर से एक राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति, राष्ट्रवाद का इमोशन निकलकर बाहर आता है। तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरे पॉइंट में एक संगठन की बात की गई है, जो आज हमारी एक राजनीतिक पार्टी है जिसका नाम है कांग्रेस। 1885 में कांग्रेस की स्थापना बंबई में की गई, जिसे आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं। इसके जो पहले अध्यक्ष हुए वो भूमेश चंद्र बैनर्जी हुए, जो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने। आगे की तरफ बढ़े तो लॉर्ड कर्जन, जो 1905 में भारत के वायसराय थे, सबसे उच्च ब्रिटिश अधिकारी थे, इन्होंने 1905 में भारत के राष्ट्रवाद को मंजूर करने के लिए भारत के एक प्रांत जिसका नाम बंगाल है, उसके विभाजन का प्रस्ताव रखा और इस प्रस्ताव को पास भी कराया। तो इससे भी हमारे अंदर राष्ट्रवाद की जो भावना है वो काफी ज्यादा पनपी कि हमारे देश को तोड़ने का काम ब्रिटिश अधिकारी कर रहे हैं, ब्रिटिश कर रहे हैं, अंग्रेज कर रहे हैं। तो इन सभी अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने की जो अभिव्यक्ति है वही राष्ट्रवाद है। फिर 1905 में अविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का चित्र बनाया। आप बहुत ध्यान रखिएगा बच्चे, यहाँ पर ये जो नाम है ये क्या है? ये है अविंद्रनाथ टैगोर। और इनके ही छोटे भाई थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन लिखा है। और 1905 में ही अविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का चित्र बनाया, जो कि एक राष्ट्रीय अभिव्यक्ति थी। आगे चल के 1906 में आगा खां एवं नवाब सलीमुल्लाह खां ने मुस्लिम लीग की स्थापना की। ये वही मुस्लिम लीग है जिसने आगे चलकर पाकिस्तान के निर्माण की कोशिश की, ठीक है, और पाकिस्तान का निर्माण करवाया। और भारत का विभाजन भी इसी मुस्लिम लीग की वजह से हुआ।
आगे बढ़ते हैं हम। 1907 में कांग्रेस का विभाजन होना। 1907 में क्या होता है, जो कांग्रेस दो हिस्सों में बढ़ जाती है। कांग्रेस में दो तरह के लोग थे, एक थे नरम दल और एक थे गरम दल। नरम दल क्या होते हैं? नरम दल वो होते हैं जो शांति से अपनी बात को रखते हैं, जैसे गांधी जी अहिंसावादी थे, वो एक नरम दल के सदस्य हम कह सकते हैं। पर गरम दल की बात करें तो गरम दल कौन होता है? गरम दल होते हैं क्रांतिकारी। क्रांतिकारी जो अपनी हिंसा के माध्यम से देश को स्वतंत्र कराना चाहते हैं, जैसे हमारे शहीद भगत सिंह हुए, ठीक है, लाला लाजपत राय हुए और बाल गंगाधर तिलक, ऐसे नेता जो थे ये क्या थे? गरम दल के नेता। तो 1907 में क्या होता है, कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो जाता है और कांग्रेस पार्टी दो हिस्सों में बढ़ जाती है, नरम दल और गरम दल में। आगे चल के 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है। दिल्ली दरबार क्या है? जब भी ब्रिटिश राजा को की ताजपोशी होती थी तो भारत के अंदर उनके सम्मान में एक फंक्शन किया जाता था, उसे ही दिल्ली दरबार कहा जाता है। तो 1911 का जो दिल्ली दरबार था उसमें भी ब्रिटिश राजा की ताजपोशी की गई थी और उस समय ब्रिटिश राजा भारत के दौरे पर आए थे, तो उनके स्वागत के लिए भारत के अंदर एक दरबार का आयोजन किया गया जो दिल्ली में लगाया गया था। इसी को दिल्ली दरबार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को क्या कर दिया गया? रद्द किया गया। अभी जो हमने पीछे देखा था ये वाला पॉइंट, ये वाला जो सेक्शन था जिसमें हमने कहा कि लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया, आगे चल के 1911 में जब दिल्ली दरबार लगा तो ब्रिटिश राजा ने इस दिल्ली दरबार में बंगाल के विभाजन को क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई अब जो विभाजन है वो नहीं रहेगा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया बच्चों? आगे बात करें तो दिल्ली दरबार में एक चीज और हुई थी। दिल्ली दरबार में जो भारत की राजधानी है उसे कोलकाता से क्या कर दिया गया? दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। ये दिल्ली दरबार की प्रमुख घटनाओं में से एक है। फिर 1914 का समय आया और 1914 में प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ हो गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। आपको पता है दो वर्ल्ड वॉर हमारी दुनिया में हुए हैं, एक 1914 से लेकर और एक 1918 तक हुआ है, और दूसरा जो था वो 1939 से लेकर 1945 तक हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का आरंभ कब हो जाता है? 1914 में हो जाता है। और इसके अगले ही वर्ष भारत में एक महापुरुष लौट कर आ जाते हैं जिनका नाम था महात्मा गांधी। स्वदेश वापसी कर लेते हैं 1915 में। 9 जनवरी 1915 के दिन महात्मा गांधी भारत लौट आते हैं। ठीक है, और उसके बाद से फिर महात्मा गांधी का जो युग है, हम कहते हैं कि 1915 के बाद की जो भारतीय आंदोलन है वो कहीं ना कहीं महात्मा गांधी के संदर्भ में लिखा जाता है। सबसे पहले उन्होंने 1917 में महात्मा गांधी ने नील कृषि, है ना, नील कृषि के विरोध में चंपारण में, चंपारण कहाँ है? चंपारण बिहार में है। बिहार का एक जिला है। आज तो दो जिले हैं, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। जो बच्चे यहाँ बिहार के होंगे उन्हें पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1917 में महात्मा गांधी ने नील कृषि का विरोध किया और उसके लिए एक आंदोलन चलाया जिसे चंपारण आंदोलन के नाम से जाना जाता है, जो महात्मा गांधी का पहला सफल आंदोलन था, पर एक छोटा आंदोलन था। अगले ही वर्ष 1917 में, इसी साल, महात्मा गांधी क्या करते हैं? गुजरात के खेड़ा में, गुजरात की एक जगह है खेड़ा, तो वहां के खेड़ा जिले के किसानों के लिए भी क्या करते हैं? सत्याग्रह करते हैं। ये सत्याग्रह भी सफल होता है। और अगले वर्ष फिर 1918 में महात्मा गांधी गुजरात के ही अहमदाबाद में सूती कपड़ा मिल के कारीगरों के लिए भी सत्याग्रह करते हैं, और ये सत्याग्रह भी क्या होता है? सक्सेसफुल रहता है। ये तीनों सत्याग्रह के सक्सेसफुल रहने के कारण महात्मा गांधी काफी फेमस हो जाते हैं भारत के अंदर। ठीक है, और सभी लोग फिर महात्मा गांधी से खौफ खाने लगते हैं, सारे अंग्रेज। ठीक है, और वहीं फिर 1918 आ जाता है और 1918 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसकी हो जाती है समाप्ति, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया समाप्त। अब यहाँ पर ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की स्व शासन की मांग को ठुकरा दिया। स्व शासन क्या होता है? स्व शासन का मतलब है भारत जो था, यानी भारतीय
क्रांतिकारी जो थे वो अंग्रेजी सरकार से ये मांग कर रहे थे कि भैया हमें स्वशासन दिया जाए, ठीक है, यानी हम अपना शासन करें और जितने भी ब्रिटिश अधिकारी हैं वो भारत के जो छोटी छोटी गवर्नमेंट्स हैं, जो राज्य स्तर की सरकार है, जो प्रांतीय स्तर की सरकार है, इन सभी सरकारों को छोड़कर यहाँ पर किसको नियुक्त किया जाए, यहाँ पर नियुक्त किया जाए भारतीयों को। पर अंग्रेजों ने इस बात को मानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। पर इसके उलट अंग्रेजों ने एक कानून पास किया 1919 में, जिसे कहा जाता है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या है मैं आपको बताऊंगा अभी। इसे कब पास किया गया, 1919 के अंदर। रॉलेट एक्ट क्या था, उस समय की जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी वो भारत के अंदर काफी ज्यादा बढ़ गई थी। तो भारत के अंदर क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ने के कारण ब्रिटिश सरकार इसे रोकना चाहती थी। इसलिए उन्होंने 1919 में एक रॉलेट एक्ट पास किया और इस रॉलेट एक्ट के अनुसार किसी भी भारतीय व्यक्ति को 2 साल के लिए, 2 वर्ष के लिए, ध्यान से सुनना बच्चों, किसी भी भारतीय व्यक्ति को 2 वर्ष के लिए बिना बिना अदालत में ले जाए कैद करने की अनुमति थी अंग्रेजों के पास, 2 वर्ष के लिए कम से कम। कहने का मतलब यह है कि अगर अंग्रेजी सरकार ने इस कानून के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया तो ना तो उसे कोर्ट में पेश करना है, ना उसे 2 वर्ष से पहले छोड़ना है, और ना ही कोई वकील उसे मुहैया कराना है। 2 साल के लिए वो बंदा अंदर जाएगा। तो ये था रॉलेट एक्ट। और इसी रॉलेट एक्ट के विरोध में 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग में एक हत्याकांड हो जाता है, जिस हत्याकांड को जनरल डायर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ, ये अमृतसर में हुआ। 13 अप्रैल 1919 के दिन होता है ये कांड। ठीक है, इस हत्याकांड, और इसमें कम से कम 1000 भारतीयों को गोलियों से मार दिया जाता है, उनकी मौत कर दी जाती है। यह जनरल डायर के द्वारा हुआ। फिर इसके अगले वर्ष एक आंदोलन चालू होता है। ये आंदोलन चालू होता है मुस्लिमों का आंदोलन था 1919 में, खिलाफत आंदोलन। ठीक है, खिलाफत आंदोलन की बात करें तो इसको चालू किया था 2 भाइयों ने, जिनका नाम था मोहम्मद अली और शौकत अली। यह आंदोलन किस के लिए था, ये आंदोलन था तुर्की के खलीफा की शक्तियों को वापस देने के लिए। ठीक है, क्योंकि तुर्की के जो खलीफा है वो मुस्लिम धर्म के सबसे बड़े खलीफा माने जाते थे। ठीक है, तो तुर्की के खलीफा की शक्तियों को अंग्रेजों ने क्या कर लिया था, छीन लिया था। अंग्रेजों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीता और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तुर्की के खलीफा को हराकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद तुर्की के खलीफा की सारी शक्तियां जो है उन सारी शक्तियों को छीन लिया था। तो इन शक्तियों को वापस देने के लिए भारत के अंदर मुस्लिमों के द्वारा चलाया गया एक आंदोलन, जिसे खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन की शुरुआत 1919 में होती है। फिर इसके अगले ही साल 1920 में महात्मा गांधी भी अपना एक आंदोलन चालू करते हैं, जिसका नाम पड़ता है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन को अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, फिर असहयोग आंदोलन जो होता है वो कब खत्म होता है, 1922 में चोरी चोरा घटना के कारण। 1922 में एक घटना हो जाती है चोरी चोरा की घटना। चोरी चोरा कहाँ है, चोरी चोरा है गोरखपुर में। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में एक जिला है गोरखपुर, और गोरखपुर में एक रेलवे स्टेशन का नाम है चोरी चोरा रेलवे स्टेशन। यहाँ पर क्या हुआ था, 1922 में चोरी चोरा रेलवे स्टेशन पर एक क्रांतिकारी समूह ने, एक भीड़ ने लगभग 22 पुलिस वालों को थाने के अंदर बंद करके जला दिया था। ठीक है, और इस घटना को देखकर महात्मा गांधी काफी दुखी हुए और उन्होंने फिर अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। बात समझ में आ गई बच्चों। ठीक है, आगे चले तो आगे एक कांड होता है जिसका नाम है काकोरी कांड। ठीक है, 1925 के अंदर होता है ये। 9 अगस्त 1925 को काकोरी में
क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी खजाना ले जा रही एक ट्रेन को लूट लिया था। ठीक है, तो ये भी एक राष्ट्रीय व्यक्ति थी। फिर इसके अगले वर्ष अगर हम बात करें तो 1928 में एक साइमन कमीशन आया था। ठीक है, साइमन कमीशन आया था, भारत आया था ये साइमन कमीशन, और इसका विरोध करते हुए लाला लाजपत राय के सर पर एक डंडा लगा और लाला लाजपत राय की कुछ समय बाद क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो ये भी एक अभिव्यक्ति है। आगे बात करें तो 8 अप्रैल 1929 को हमारे 3 भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और एक और व्यक्ति थे, मुझे नाम उनका याद नहीं आ रहा है। अगर आपको नाम याद है तो नीचे कमेंट कीजिए, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त भारत की नेशनल असेंबली में बम फेंकते हैं। ठीक है, ये बम क्यों फेंकते हैं? क्योंकि इनका मानना था, भगत सिंह का मानना था कि अंग्रेज जो है वो क्या है, बहरे हैं, और बहरों को सुनने के लिए एक बड़े धमाके की जरूरत होती है। ठीक है, एक बड़ी आवाज की जरूरत है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त का ऐसा कोई मोटिव नहीं था कि वो बम वगैरह फेंके और किसी की जान ले। उन्होंने बम सिर्फ इसलिए फेंका था क्योंकि वो अंग्रेजों तक अपनी बात को पहुंचाना चाहते थे। 8 अप्रैल 1929 को उन्होंने बम फेंका और उसी दिन उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने एक यात्रा शुरू की जिसका नाम पड़ता है दांडी यात्रा। ठीक है, ये दांडी यात्रा जो थी किसके विरोध में थी? नमक कानून के विरोध में। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा, वे सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी। सविनय अवज्ञा आंदोलन। आगे चल के 1930 में डॉक्टर अंबेडकर जी सामने आए, भीमराव अंबेडकर जो दलितों के नेता थे। इन्होंने अनुसूचित जातियों को दलित वर्ग एसोसिएशन में गठित किया। ठीक है, यहाँ पर नाम है देखिए, भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु। ठीक है, तो इन तीनों को, ये 3 हमारे जो क्रांतिवीर थे, इन तीनों को ब्रिटिश सरकार ने 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी। ठीक है, और इसके बाद फिर एक और चीज होती है 1931 में, गांधी इरविन समझौता। हालांकि गांधी इरविन समझौता जो है वो इस घटना से, इस इनकी शहीद भगत सिंह, सुखदेव जी एवं राजगुरु की फांसी से पहले होती है, और इसे कहते हैं गांधी इरविन समझौता। गांधी यानी महात्मा गांधी, और इरविन जो थे वो उस समय के भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे। ठीक है, और इसी समय एक आंदोलन भी इन्होंने चालू किया था गांधी जी ने, जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसे भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। फिर 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेने के लिए गए। ठीक है, परंतु उन्हें वहां वो सफलता हाथ नहीं लगी जो सफलता उन्हें चाहिए थी। इसको भी डिस्कस करेंगे हम अभी। 1932 में महात्मा गांधी एवं अंबेडकर के मध्य पूना पैक्ट समझौता होता है। ठीक है, एक होता है पूना पैक्ट। ये कब होता है? 1932 में। और किसके बीच में होता है? महात्मा गांधी एवं अंबेडकर के बीच में। ठीक है, 1933 में चौधरी रहमत अली ने सबसे पहले पाकिस्तान का विचार रखा था। चौधरी रहमत अली एक स्टूडेंट थे और इन्होंने विदेश में पाकिस्तान की मांग रखी थी 1933 में। पर जब इन्होंने मांग रखी थी तब सबने इन्हें सरफिरा कहकर इन्हें इग्नोर कर दिया था और किसी ने भी इसकी बात पर ध्यान नहीं दिया था। आगे अगर हम बात करें तो 1935 में एक कानून आता है जिसका कानून का नाम पड़ता है भारत शासन अधिनियम। प्रांतीय सरकार का गठन किया जाता है। यह अंग्रेजी सरकार के द्वारा दिया गया एक कानून था, जिस कानून के तहत भारतीयों को कुछ अधिकार दिए गए थे शासन करने के। ठीक है, और फिर 1939 में चालू होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। फिर आ जाता है 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में, कौन से अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग रखी। ठीक है, 1940 में। यह साल याद रखना बच्चों, 1940 के अंदर
पाकिस्तान की मांग रखी गई किसमें, लाहौर अधिवेशन में। और लाहौर अधिवेशन किसका हो रहा था, मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हो रहा था, जिसमें महात्मा गांधी जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना वगैरह शामिल थे, ठीक है। और इन्होंने पाकिस्तान की मांग रखी। 1942 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा एक आंदोलन चालू किया जाता है जिसे कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी का तीसरा और सबसे बड़ा आखिरी आंदोलन था, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और इसमें गांधी जी ने एक फेमस नारा दिया था, करो या मरो। क्या था ना एक्चुअली बच्चों, 1942 तक महात्मा गांधी भी फ्रस्ट्रेट हो गए थे अंग्रेजों से, और उन्होंने 1942 में कह दिया था करो या मरो। उन्होंने जब ये नारा दिया था तो सभी व्यक्ति आश्चर्यचकित थे कि एक गांधीवादी नेता जो सिर्फ हमेशा कहता था कि हिंसा का साथ नहीं देना है, अहिंसा के बल पर चलना है, वो कैसे आज ये नारा दे रहा है। 1945 का समय आया। 1945 में जापान ने परमाणु हमला कर दिया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, युद्ध समाप्त हो गया, ठीक है। और इसके ही अगले ही साल 1946 में भारत में बनी एक क्या, कैबिनेट मिशन, भारत के अंदर आया एक कैबिनेट मिशन, और इसने भारत के अंदर बनाया संविधान सभा। ये वही संविधान सभा है जिसने भारत के संविधान का निर्माण किया है, ठीक है। और इस तरीके से फिर आगे चल के भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया, यानी स्वतंत्र हो गया। तो आई होप बच्चों आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। काफी अच्छे से ये बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट में समझाया गया है, पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे तरीके से समझाया जाए। अच्छा, कुछ फैक्ट भी है उस समय के, कुछ रोचक तथ्य हम ध्यान कर लेते हैं। जब भारत आजाद होता है तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, क्लाइमेट एटली, है ना। ये ध्यान रखना बच्चों कि क्लाइमेट एटली, जब भारत क्या होता है, स्वतंत्र होता है, तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लाइमेट एटली थे, ब्रिटेन की, ठीक है। सेकंड जो चीज है इसमें, सुभाष चंद्र बोस, इनको कैसे कोई भूल सकता है। इन्होंने दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये दो फेमस नारे इन्हीं के द्वारा दिए गए हैं। किसके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तीसरी चीज, बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने भी एक नारा दिया है। नारा क्या है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ठीक है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये एक नारा दिया है किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया है। फिर आगे एक और क्रांतिकारी है हमारे राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। इन्होंने भी एक नारा दिया है। इन्होंने नारा दिया है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ठीक है। ये नारा काफी फेमस हुआ, आप लोग भी इस नारे का इस्तेमाल करते होंगे, ठीक है। तो ये किसने दिया है, ये दिया है राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा। फिर भगत सिंह ने भी एक नारा दिया है जो काफी फेमस हुआ है। भगत सिंह का जो नारा है वो है इनकलाब जिंदाबाद, ठीक है। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया, भगत सिंह के द्वारा दिया गया। ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपका चैप्टर डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है। और राष्ट्रवाद का अर्थ तो मैंने आपको बता ही दिया है, सबसे पहले ही राष्ट्रवाद मैंने आपको समझा दिया है कि राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना और एकता की भावना जो राष्ट्रवाद कहलाती है ना। ये जो राष्ट्रवाद है वह ऐतिहासिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विरासत को साझा करते हैं, और लोग जो है विभिन्न भाषा के होते हुए भी एक राष्ट्र के प्रति एक सूत्र में बंधे रहते हैं। तो यही क्या है, यही राष्ट्रवाद है, ठीक है। और राष्ट्रवाद को जन्म देने वाले कुछ कारक हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे यूरोप के अंदर राष्ट्र राज्यों के उदय से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और भारत और वियतनाम जैसे देशों में यहाँ पर क्या था, यहाँ पर इन्हें, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, तो वो जो स्वतंत्र हो रहे थे किससे हो रहे थे, वो राजा महाराजाओं से स्वतंत्र हो रहे थे, ठीक है। और अपना एकीकरण कर रहे थे, अपने आप को मिलजोड़ कर बना रहे थे, एक देश के रूप में गठित कर रहे थे। पर जो दूसरे देश हैं जैसे भारत और वियतनाम, जिन पर अंग्रेजों जैसे देशों ने, है ना, अंग्रेजों जैसे लोगों ने क्या किया, कब्जा किया, उन्हें अपना गुलाम बनाया। तो यहाँ पर राष्ट्रवाद क्या है, यहाँ पर राष्ट्रवाद है उपनिवेशवादी विरोधी आंदोलन।
यानी अंग्रेजों के खिलाफ चला हुआ आंदोलन जो कि स्वतंत्रता की ओर आगे बढ़ता है। ठीक है, इतना समझ में आया होगा आपको। अब बात कर लेते हैं प्रथम विश्व युद्ध और खिलाफत तथा असहयोग। हमने बात की थी प्रथम विश्व युद्ध के पीछे, है ना, कब स्टार्ट हुआ था प्रथम विश्व युद्ध? 1914 के अंदर। खिलाफत आंदोलन 1919 के अंदर, और असहयोग आंदोलन कब? 1920 के अंदर। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पर इस पॉइंट्स में दिखा रखा है कि पहले वर्ल्ड वॉर के बाद भारत पर क्या प्रभाव पड़ा और उस युद्ध के पश्चात भारत की क्या क्या परिस्थितियां थी। ठीक है, क्या क्या परिस्थितियां रही होगी। तो फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का जन्म हुआ। एक ऐसी स्थिति का जन्म हुआ जहां पर अंग्रेजी सरकार क्या लग रही थी? कमजोर लग रही थी, और भारतीय नेता वगैरह जो थे, भारतीय संस्थान जो थे, वो काफी मजबूत स्थिति में आ गए थे। ठीक है, दूसरा, अंग्रेजों ने क्या कर दिया था? रक्षा बजट में बढ़ोतरी कर दी थी। ठीक है, अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा गया तो उसमें काफी ज्यादा पैसा खर्च किया अंग्रेजों ने, और उस सभी पैसे की भरपाई जो थी वो कैसे की जानी थी? टैक्स में वृद्धि करके, करों में वृद्धि करके। ठीक है, तो करों में वृद्धि करके। अब कर किससे लिया जाएगा? कर भारत जैसे देशों से लिया जाएगा, भारत के आम लोगों से लिया जाएगा। अंग्रेज बड़े चालाक थे, इन्होंने कभी भी जो टैक्स है वो अपने देश से नहीं वसूला। ये जिन जिन देशों पर इन्होंने कब्जा कर रखा था उन सभी देशों को इन्होंने खूब लूटा और वहां से टैक्स लिया। फोर्थ, ये जो थर्ड पॉइंट है उसमें वो इन्होंने कहा कि सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और आयकर शुरू कर दिया गया, इनकम टैक्स चालू हो गया। ठीक है, और सीमा शुल्क को भी बढ़ा दिया गया। फोर्थ, ब्रिटिश सेना के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग हो ब्रिटिश सेना के अंदर, तो सिपाहियों की जबरदस्ती भर्ती की जाने लगी। सिपाहियों की जबरदस्ती भर्ती, जहां जबरन भर्ती स्टार्ट हो गई। ठीक है, वही फोर्थ पॉइंट की बात करें तो फोर्थ पॉइंट यानी फसल नष्ट हो जाने की वजह से खाद्यान्न की भारी कमी हो गई। फसल भी नष्ट हुई उस समय, काफी सारी फसल क्या हो गई? बर्बाद हो गई। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं बच्चे, सत्याग्रह का विचार। सत्याग्रह क्या होता है? सत्याग्रह का विचार किसके द्वारा दिया गया? ये भी दिया गया महात्मा गांधी के द्वारा। और सत्याग्रह का जो अर्थ है वो क्या होता है? सत्य तथा अहिंसा पर आधारित एक नए तरह का जन आंदोलन। ये एक नए तरह का आंदोलन था जो किस पर आधारित था? सत्य एवं अहिंसा पर आधारित था। ठीक है, और ये किसके द्वारा ये आंदोलन चालू किया गया? ये आंदोलन चालू किया गया महात्मा गांधी के द्वारा। यहाँ पर उन्होंने कुछ बातें बताई है सत्याग्रह के मुख्य बिंदु पर। वो कहते हैं कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से लड़ने के लिए किसी भी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर आपका जो सोच है, आपकी जो थिंकिंग है वो सच्ची है और आप अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो आपको किसी से भी लड़ने के लिए ताकत की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी बुद्धि से ही, आप अपने तरीके से ही उससे क्या कर सकते हैं? फाइट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सेकंड पॉइंट में बताया गया कि सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे, बिना किसी प्रतिशोध की भावना के, है ना, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ किसके? अहिंसा के सहारे, बिना किसी प्रतिशोध की भावना के या आक्रामकता के सहारा लिए बिना भी क्या हो सकते हैं? सफल हो सकते हैं। मतलब जो व्यक्ति सत्याग्रह को फॉलो करता है वो सिर्फ अहिंसा के सहारे ही सफल हो सकता है। ठीक है, वो किसी प्रतिशोध की भावना ना रखे, कोई आक्रामकता ना रखे अपने अंदर, कोई गुस्सा ना रखे, है ना, कोई ये ना कहे कि जाकर मारता हूँ पीटता हूँ और उसे आज सबक सिखा देता हूँ। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो उत्पीड़क की चेतना को झिझोड़कर उसे सच्चाई को स्वीकार करने तथा दमन का अंत करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। यहाँ पर ये बता रहा है कि जो उत्पीड़क है, यानी जो आपके साथ गलत कर रहा है, उसकी चेतना यानी उसका मन, ठीक है, उसकी सोच, उसका जो अंदर की जो अंतरात्मा है, उसको क्या कर देना? उसको ये बात समझा देना, ठीक है, कि वो क्या कर रहा है? गलत कर रहा है, और उसे सच्चाई को स्वीकार करने की बात करना।
ठीक है। अगर उस उत्पीड़क को ये बात समझ में आ गई कि वो क्या कर रहा है, गलत कर रहा है, तो वो सच्चाई को स्वीकार करेगा और अपने दमन का खुद ही अंत कर देगा, आपसे आकर माफी वगैरह मांग लेगा। ठीक है, तो ये सत्याग्रह के कुछ मुख्य बिंदु हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि महात्मा गांधी के द्वारा सत्याग्रह के आरंभिक प्रयोग, जिसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया, चंपारण है ना। चंपारण कहाँ पर है? बिहार में। 1917 में यहाँ पर दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ नील की खेती करने वाले किसानों को प्रेरित किया है। अब इसमें क्या था? इसमें ये था कि भैया अंग्रेज जो थे, ठीक है, अंग्रेज जो थे चंपारण के अंदर, बिहार के अंदर नील की खेती करवाते थे। ठीक है, और नील की खेती कैसे करवाते थे? ये करवाते थे 3/20 हिस्से पर, है ना, 3 कट्ठा खेती। यानी इन्होंने, अंग्रेजों ने क्या रखा था कि भैया जितनी तुम्हारी जमीन है उतनी जमीन के कम से कम तीसरे हिस्से पर, ठीक है, 3/20 पर आपको क्या करनी है? नील की खेती करनी है, और नील की खेती हर हाल में करनी ही करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज से मुक्ति दिलवाई थी किसने? महात्मा गांधी ने। ठीक है, दूसरी चीज उन्होंने 1917 में खेड़ा गुजरात में किसानों को टैक्स में छूट दिलवाई थी। यहाँ पर भारी अकाल पड़ा था और अंग्रेज दुगना लगान की मांग कर रहे थे, जिससे मुक्ति दिलवाने का काम किसने किया? महात्मा गांधी ने किया। फिर बात आती है अहमदाबाद की। अहमदाबाद 1918 में गांधी जी ने कपड़ा कारखाने में काम करने वाले मजदूरों के समर्थन में क्या किया? सत्याग्रह किया। यहाँ पर मजदूरों अपने बोनस के लिए लड़ रहे थे। ठीक है, अपने बोनस के लिए लड़ रहे थे, जहां पर मिल मालिकों ने उनसे ये वादा किया था कि उनको दुगना बोनस दिया जाएगा, पर बाद में मिल मालिक अपनी बातों से क्या हो जाते हैं? मुकर जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सत्याग्रह करवाया किसने? महात्मा गांधी ने। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है। ये रॉलेट एक्ट है। रॉलेट एक्ट मैंने आपको बताया था, रॉलेट एक्ट 1919 में पास हुआ था, है ना। और रॉलेट एक्ट में क्या था? मैंने आपको बताया था ना कि किसी भी कैदी को बिना मुकदमा चलाए 2 साल के लिए जेल में बंद रखने का प्रावधान था। बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक भारतीयों को जेल में बंद रखा जाएगा। ठीक है, भारतीयों की आजादी छीनी जा रही थी इससे। ठीक है, और ये भारतीय सदस्यों से पूछे बिना ही पास कर दिया गया था, ये चीजें थी। ठीक है, और भारत में राजनीतिक गतिविधियों का दमन करने के लिए अंग्रेजी सरकार ये कानून लेकर आई थी कि भारत में जितने भी क्रांतिकारी हैं उन्हें क्या करा जाए? खत्म किया जाए। अगर वो कोई भी आंदोलन करेंगे, उन्हें उठा के 2 साल तक जेल में रख देंगे हम। 2 साल बाद तो लोग भूल ही जाते हैं। तो इसके विरोध में रॉलेट एक्ट 1919 का कानून पास हुआ, और इसके विरोध में एक आंदोलन चलता है जिसे रॉलेट सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। 6 अप्रैल 1919 को, है ना, एक अखिल भारतीय हड़ताल का आयोजन करवाते हैं। कौन? महात्मा गांधी जी। ठीक है, और फिर जैसे ही हड़ताल का आंदोलन होता है, अलग अलग शहरों में रैली, अलग अलग शहरों में जुलूस निकलना चालू होते हैं। रेलवे कर्मचारी हड़ताल पर चले जाते हैं। स्थानीय नेताओं को अंग्रेजी सरकार गिरफ्तार करने लगती है। तो भारतीय लोग नाराज होकर बैंकों, डाकखानों, रेलवे स्टेशनों, इन सब पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और इसी की वजह से क्या होता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड है क्या? मुख्य घटना है 13 अप्रैल 1919 की घटना है। ठीक है, डेट याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919। कहां पर? अमृतसर में घटित हुई। ये रॉलेट कानून का विरोध प्रकट करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे जलियांवाला बाग के अंदर। कई चीजें ये भी कहा जाता है कि उस दिन बैसाखी का त्योहार था और लोग बैसाखी का त्योहार मनाने के लिए वहां पर इकट्ठा हुए थे। किसी भी कारण से लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे, और शहर से बाहर होने के कारण वहां लोगों को ये पता ही नहीं था कि उस जिले के अंदर क्या लागू है? मार्शल लॉ लागू है। ठीक है, कौन सा लॉ लागू है? मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। जनरल डायर वहां पहुंचते हैं। ठीक है, और मैदान से बाहर निकलने के सभी रास्ते बंद कर देते हैं। एक ही रास्ता था, एक ही गेट था, उस गेट पर वो अपनी आर्मी को खड़ा कर देते हैं।
और फिर अपने सैनिकों से कहते हैं कि भीड़ पर क्या चलाओ, गोलियां चलाओ, और भीड़ पर फिर अंधाधुंध गोलियां चला दी जाती है और सैकड़ों लोग उस गोलीबारी में मारे जाते हैं। ठीक है। अब जैसे ही इस खबर की जो सूचना है वो लोगों तक पहुंचती है पूरे भारत में, ठीक है, खासकर उत्तर भारत में बहुत सारे शहरों में लोग सड़क पर आ जाते हैं, हड़तालें होने लगती हैं, लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगते हैं, युद्ध करने लगते हैं, सरकारी इमारतों पर हमला करने लगते हैं, है ना। सरकार ने जो काम किया था, यानी जो सरकार ने जो अपना ये निर्ममता पूर्वक रवैया अपनाया था, लोग उससे अपने आप को अपमानित और डरे हुए महसूस कर रहे थे। ठीक है। पर फिर भी अंग्रेज नहीं मान रहे थे। अंग्रेजों ने क्या किया, सत्याग्रही जितने भी थे उनको जमीन पर नाक रगड़ने तक के लिए कह दिया गया, उन्हें पकड़ पकड़ के जमीन पर नाक रगड़वाई जा रही थी, उन्हें सड़क पर घसीटा जा रहा था और सारे अंग्रेजों को सलाम करने के लिए मजबूर किया जा रहा था, और जो लोग नहीं मानते थे उन्हें कोड़े मारे जा रहे थे। ठीक है। और गुजरावाला पंजाब में तो गांव पर बम भी बरसाए गए थे। इतनी हिंसा को फैलते हुए देख महात्मा गांधी ने अपना रॉलेट सत्याग्रह क्या कर लिया, वापस ले लिया। महात्मा गांधी ने कहा कोई आंदोलन नहीं होगा, और रॉलेट सत्याग्रह महात्मा गांधी ने अपना वापस ले लिया। बात समझ में आई बच्चों? ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आता है आपको 1919 का खिलाफत का मुद्दा। खिलाफत मैंने आपको बताया था, खिलाफत शब्द जो है कहाँ से निकला है, खलीफा से निकला है। ठीक है। जो ऑटोमन तुर्की का सम्राट होने के साथ साथ इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता भी थे, यानी पूरे इस्लाम के क्या नेता। और पहले वर्ल्ड वॉर में तुर्की में क्या हो गई थी, तुर्की की हार हो गई थी। ठीक है। और ये उस समय एक खबर फैल रही थी कि तुर्की पर एक अपमानजनक संधि थोपी जाएगी और इसके लिए जो खलीफा की जो सारी शक्तियां हैं वो उनसे छीन ली जाएगी। इसलिए खलीफा की शक्तियों की रक्षा के लिए, खलीफा की शक्तियों की पुनः वापसी के लिए मार्च 1919 में अली बंधुओं द्वारा बंबई के अंदर एक खिलाफत समिति का गठन किया गया, और इसी खिलाफत समिति ने एक खिलाफत आंदोलन चलाया जिसे पूरे भारत के अंदर काफी जनाधार मिला। और महात्मा गांधी ने भी इस आंदोलन को सपोर्ट किया। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को क्यों सपोर्ट किया, क्योंकि एक मुस्लिमों का आंदोलन था, और दूसरा महात्मा गांधी ये चाहते थे कि वो भारत के अंदर एक बड़ा आंदोलन करे जिससे जो रॉलेट सत्याग्रह से भी क्या हो, बड़ा हो। ठीक है। तो महात्मा गांधी पूरे भारत में और ज्यादा जन आधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे, और उन्हें पता था, उन्हें विश्वास था कि हिंदू और मुस्लिम को एक दूसरे के समीप लाकर वो एक आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। ठीक है। अगर वो उन्होंने ऐसा नहीं किया तो कोई भी अखिल भारतीय आंदोलन खड़ा नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट किया था। क्लियर बच्चों, यहां तक बात समझ में आ गई आपको? आगे बढ़ते हैं हम जरा, है ना। इसके नेक्स्ट ईयर ही 1920 के अंदर महात्मा गांधी ने चालू किया क्या, असहयोग आंदोलन। ठीक है। असहयोग आंदोलन क्या है? असहयोग आंदोलन का मतलब है कि अंग्रेजों का सहयोग ना करो। ठीक है। महात्मा गांधी का कहना था कि ब्रिटिश शासन तभी तक चल रहा है जब तक भारतीय उनका क्या कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। अगर भारतीयों ने अपना सहयोग वापस ले लिया तो ब्रिटिश शासन गिर जाएगा, यानी ब्रिटिश शासन पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो महात्मा गांधी ने अपने आंदोलन में कहा कि हमें क्या करना है, हमें ब्रिटिश सरकार का असहयोग करना है। पहली चीज, लोगों ने सरकार के द्वारा दी गई जितनी भी पदवियां थी उन्हें लौटाना स्टार्ट कर दिया। जो लोग सरकारी नौकरी में थे उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। सेना, पुलिस, अदालत, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। आंदोलन बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा। सभी लोग जितने भी थे, स्टूडेंट थे, टीचर्स थे, सारे स्कूल वगैरह छोड़कर आंदोलन में शामिल होने लगे, और जितने भी सरकारी नौकरी वाले थे उन्होंने सरकारी नौकरियां छोड़ दी। ठीक है। और इस तरीके से महात्मा गांधी का एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। क्लियर? इसी आंदोलन से रिलेटेड कांग्रेस अधिवेशन भी हुए। कांग्रेस अधिवेशन क्या होते थे? कांग्रेस अधिवेशन यानी कांग्रेस की मीटिंग्स होती थी हर साल, और डिफरेंट डिफरेंट मुद्दों पर चर्चा की जाती थी और उन्हें एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाता था। जैसे सितंबर 1920 में असहयोग की स्वीकृति के लिए एक मीटिंग बुलाई गई थी। फिर दिसंबर 1920 में ही स्वीकृति पर मोहर लगा दी गई और इसकी स्वीकृति भी दे दी गई। ठीक है।
और इसमें कौन कौन से समूह शामिल थे, मैंने आपको बताया कि विभिन्न समूह शामिल थे, ठीक है। जैसे मध्य वर्ग, विद्यार्थी, शिक्षक, वकील, ग्रामीण इलाकों में किसान, आदिवासी, बागानों में मजदूर, सभी लोग इस आंदोलन से आ जुड़े थे, ठीक है। और आंदोलन स्वराज की प्राप्ति भी हो रही थी, और साथ ही साथ आंदोलन जो खिलाफत आंदोलन था वो भी इससे जुड़ गया था। तो हिंदू मुस्लिम एकता भी साथ में आ गई थी, ठीक है। पर यह आंदोलन समाप्त कब हो जाता है, यह आंदोलन समाप्त हो जाता है 1922 में। महात्मा गांधी के द्वारा यह आंदोलन वापस ले लिया जाता है जब चोरी चोरा की घटना हो जाती है। चोरी चोरा की घटना क्या थी, मैंने पीछे आपको बताया है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो आंदोलन था महात्मा गांधी का आंदोलन, ये अलग अलग तरह का, प्रत्येक वर्ग का आंदोलन था, कई तरह के लोग इसमें शामिल थे, सबकी अपनी अपनी आकांक्षाएं थी। सबके लिए स्वराज का मतलब क्या होता था, भिन्न होता था। स्वराज मतलब यहाँ पर क्या है, स्वराज मतलब आजादी है, ठीक है। सभी लोग जानते थे कि स्वराज का मतलब ऐसा है जिसमें सारे के सारे कष्ट और सारी मुसीबतें जो है वो क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, और सब क्या रहेंगे, खुशहाल एकदम रहेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, आ रहा है ना। समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका मोटिवेशन चाहिए हमें, ताकि हम दुगने उत्साह के साथ आपको इस तरीके से चीजें दे सके। आगे बढ़ते हैं। अब महात्मा गांधी ने जब अपना आंदोलन किया, तो इनका आंदोलन तो 1922 में क्या हो गया, फरवरी 1922 में खत्म हो गया, क्योंकि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। अब यहाँ पर प्रांतीय परिषद चुनाव में हिस्सा लेने को लेकर कांग्रेस के नेताओं में आपसी मतभेद हुआ। प्रांतीय परिषद चुनाव क्या थे, प्रांतीय परिषद चुनाव महात्मा गांधी से पहले 1922 से पहले 1919 में एक अधिनियम आता है, भारत शासन अधिनियम। ये अंग्रेजों के द्वारा एक अधिनियम दिया जाता है भारत के अंदर, भारत शासन अधिनियम। और इस अधिनियम के अनुसार, ठीक है, इस अधिनियम के अनुसार भारतीयों को राज्य स्तर पे सरकार बनाने का मौका मिलता है, ठीक है, और उसमें चुनाव लड़ने का मौका मिलता है। तो जब ये कानून आता है तब फिर भारत के जो कांग्रेस पार्टी होती है, कांग्रेस पार्टी के अंदर दो गुट होते हैं, और दो गुटों में से एक गुट कहता है कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए, और दूसरा गुट कहता है हमें चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। जिनमें से एक थे सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। ये मोतीलाल नेहरू वही है, जवाहरलाल नेहरू के फादर है, ये हमारे भारत के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है जवाहरलाल नेहरू, उनके फादर, जिनका नाम था मोतीलाल नेहरू। तो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू कहते हैं कि हमें चुनाव में भाग लेना चाहिए, ठीक है, जबकि अन्य लोगों का मानना था कि हमें चुनाव में भाग नहीं लेना चाहिए। तो चुनाव में भाग लेने के लिए ये क्या करते हैं, एक स्वराज पार्टी बनाते हैं, अलग से एक पार्टी बनाते हैं। कहते हैं कांग्रेस तो हमें चुनाव नहीं लड़ने दे रही, तो हम एक अलग से पार्टी बना लेते हैं जिसका नाम रखेंगे स्वराज पार्टी। और स्वराज पार्टी की स्थापना जनवरी 1923 में ये लोग करते हैं, ठीक है। और जब स्थापना करते हैं और फिर फैसला करते हैं कि चुनाव में क्या करेंगे, हिस्सा लेंगे, क्लियर। इस चुनाव में हिस्सा भी लेते हैं, जीतते भी हैं, ठीक है, सरकार भी बनाते हैं। पर कुछ समय बाद फिर ये वापस से स्वराज पार्टी को खत्म करके कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। फिर समय आ जाता है 1930 के आसपास का, जहां पर पूरे विश्व के अंदर आर्थिक मंदी आ जाती है। आर्थिक मंदी यानी सब कुछ डाउन हो जाता है, काम धंधा लोगों का बंद हो जाता है ना। और कृषि की उत्पादकता में भारी गिरावट आ जाती है, ठीक है। 1930 तक ग्रामीण इलाकों में भारी उथल पुथल रहती है। 1930 तक, 1930 तक, 1930 तक ग्रामीण इलाकों में भारी उथल पुथल रहती है। फिर अगर हम बात करें 1927 में एक साइमन कमीशन बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, साइमन कमीशन, ब्रिटेन के अंदर बनाया जाता है साइमन कमीशन। एक टीम बनाई जाती है जिसमें 7 सदस्य होते हैं, और सातों को भारत भेजा जाता है ताकि भारत के अंदर देखा जाए कि किस तरीके से संवैधानिक व्यवस्था भारत में की जा सकती है। इनका उद्देश्य यही था कि भारत आकर ये चेक करेंगे कि भारत के लोगों को किस तरीके से अधिकार दिए जा सकते हैं 1927 में। इसी को साइमन कमीशन कहते हैं, ठीक है। और 1928 में ये साइमन कमीशन भारत आता है, ठीक है। 1928 में साइमन कमीशन का आता है, भारत आता है। जब ये साइमन कमीशन भारत आता है तो पूरे भारत के अंदर इसका विरोध किया जाता है। इसी साइमन कमीशन का विरोध करने के दौरान
लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। उनके सर पे डंडा लगा था और 1929 में उनकी मृत्यु हो गई थी। साथ ही साथ लाला लाजपत राय ने ही साइमन कमीशन को भारत से बाहर निकालने की लिए एक नारा दिया था जिसका नाम था गो साइमन, है ना, साइमन गो बैक। ठीक है, साइमन गो बैक, गो बैक का नारा दिया था। फिर 1929 आ जाता है, लॉर्ड इरविन द्वारा डोमिनियन स्टेट्स का ऐलान कर दिया जाता है। डोमिनियन स्टेट्स क्या है? ठीक है, डोमिनियन स्टेट्स को समझना पड़ेगा बच्चों आपको। डोमिनियन स्टेट मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, हमारे भारत में 3 लेयर की सरकार होती है। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट कनेक्ट है किससे? स्टेट गवर्नमेंट से। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट क्या है हमारे पास? स्टेट गवर्नमेंट्स है। और स्टेट गवर्नमेंट के बाद फिर डिफरेंट क्या है? स्टेट गवर्नमेंट्स के बाद हमारे पास जो प्रांतीय स्तर जो है, राज्य क्या, स्थानीय शासन वाली सरकार। तो एक लेयर तो ये हो गई, ठीक है, दूसरी लेयर ये हो गई, और तीसरी लेयर ये हो गई। 3 स्तरीय सरकार भारत के अंदर मौजूद है। और अभी क्या है, तीनों स्तर की जो सरकार है, यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय शासन, तीनों में भारतीय शासन करते हैं। पर अगर हम बात करें डोमिनियन स्टेट्स का, तो डोमिनियन स्टेट्स का मतलब होता है कि ये जो तीसरे स्तर की सरकार है, इसमें भारतीय ना होकर इसमें अंग्रेज रहेंगे। ठीक है, तीसरे स्तर की सरकार में भारतीय ना होकर कौन रहेंगे? अंग्रेज रहेंगे। यानी हमें स्वतंत्रता तो मिलेगी, पहले स्तर पे, दूसरे स्तर पे स्वतंत्रता तो मिलेगी, पर जो तीसरे स्तर पे है, जो सबसे टॉप लेवल है, टॉप मैनेजमेंट है, वहां पर कौन रहेंगे? वहां पर सिर्फ अंग्रेज ही रहेंगे। ठीक है, तो उन्होंने, अंग्रेजों ने कह दिया कि अब हम तुम्हें क्या देंगे? डोमिनियन स्टेट्स दे देंगे। ठीक है, पर कांग्रेस के भीतर एक नेता थे जिनका नाम था जवाहरलाल नेहरू, और दूसरे थे सुभाष चंद्र बोस। ये दोनों नेता काफी एग्रेसिव नेता थे, और इन्होंने कहा कि भैया अब नहीं चाहिए हमें डोमिनियन स्टेट्स। ठीक है, इन दोनों ने कह दिया कि अंग्रेजों से कि अब हमें डोमिनियन स्टेट्स नहीं चाहिए, अब हमें चाहिए क्या? अब हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। किसकी मांग की इन्होंने? पूर्ण स्वराज की मांग कर दी। हाँ, 1929 का लाहौर अधिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, यहां से बार बार सवाल बनते हैं कि 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? पहली चीज तो ये अध्यक्षता मैं बताऊं आपको, जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू की ने की। और इसी अधिवेशन में उन्होंने किसकी मांग कर दी? पूर्ण स्वराज की मांग कर दी। पूर्ण स्वराज क्या है? पूर्ण स्वराज का मतलब ये जो तीसरे स्तर की सरकार है ना, यहाँ पर भी क्यों होनी चाहिए? भारतीय होनी चाहिए। इन्होंने साफ साफ कह दिया अंग्रेजों से कि भैया हमें तो पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, आप जाइए हमारे देश से, पूरी तरीके से निकलिए बाहर। ठीक है, कांग्रेस के अंदर जवाहरलाल नेहरू और इन्होंने सुभाष चंद्र बोस जैसे जो नेता थे, उन्होंने 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग कर दी। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसी पूर्ण स्वराज के बाद फिर भारत की जो नीति थी वो थी किसकी मांग करने की? भारत की नीति थी पूर्ण स्वराज की मांग करने की। क्लियर? इस अधिवेशन के जस्ट बाद भारत में एक और आंदोलन स्टार्ट होता है जिसका नाम पड़ता है, ठीक है, नमक यात्रा। और आंदोलन का नाम यहाँ तो असहयोग आंदोलन लिखा है, पर इसको प्रॉपरली जानते हैं किस नाम से? सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से। ठीक है, यहाँ पर लिखा होगा, देखिए, या नीचे सबसे लास्ट लाइन में लिखा है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, आप इसको असहयोग आंदोलन भी कह सकते हैं, पर प्रॉपर नाम जो है इसका सविनय अवज्ञा आंदोलन है। और जो नमक यात्रा के बाद, नमक यात्रा के खत्म होते ही शुरू हो जाता है। अब इसमें नमक यात्रा क्या है? नमक यात्रा स्टार्ट होने से पहले जनवरी 1930 में महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को, लॉर्ड इरविन कौन है? 1930 में भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन। ठीक है, तो इनके समक्ष अपनी 11 मांगे रखते थे। चिट्ठी लिखते हैं महात्मा गांधी इरविन को और अपनी 11 मांगे लिख देते हैं, और महात्मा गांधी कहते हैं इरविन से कि भैया मेरी ये 11 मांगे हैं, इन मांगों को पूरा करो वरना मैं क्या करूंगा? एक आंदोलन कर दूंगा। ठीक है, साफ साफ धमकी देते हैं महात्मा गांधी, किसको? लॉर्ड इरविन को, और कहते हैं कि भैया मेरी इन मांगों को पूरा करो वरना मैं तो आंदोलन करूंगा। ये मांगे जो थी उद्योगपतियों से लेकर किसान तक के तबकों से जुड़ी हुई थी, सभी तरह की मांगे थी। इसमें 11 मांगों में
हर एक वर्ग के लिए कुछ ना कुछ मांगे थी। पर सबसे इंपॉर्टेंट मांग क्या थी? सबसे इंपॉर्टेंट मांग थी नमक कर को खत्म करने की। नमक कर क्या है? नमक कर आपको पता होना चाहिए। देखिए नमक कैसे बनता है? नमक समुद्र के पानी को भाप से उड़ाकर जो बच जाता है वो क्या कहलाता है? नमक कहलाता है। तो उस समय, आज तो नमक पैकेट वगैरह में प्रोवाइड होते हैं, पर उस समय नमक जो थे ऐसे ही समुद्र के बाहर से उठा लिए जाते थे और हम जाकर या तो उठा लेते थे, समुद्र के आसपास रहते हैं तो उठा लेते थे, या फिर सेंट्रल इंडिया में कहीं रह रहे हैं जो समुद्र से काफी दूर है, तो कुछ लोग जो है जो बेचते थे उन्हें खरीद लेते थे, उनसे खरीद लेते थे। ठीक है। पर यहाँ पर जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने देखा कि नमक तो सब यूज कर रहे हैं, तो अंग्रेजों ने क्या कह दिया कि भैया नमक जो है, अगर आप नमक उठाते हैं या नमक बनाते हैं तो आपको उसके लिए क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। तो भारतीयों ने कहा ये तो अन्याय है, और अंग्रेजों ने कहा नहीं, हम तो भैया नमक टैक्स लेंगे, नहीं दोगे तो तुम्हें तो फिर तुम्हारी खाल उधेड़ेंगे, तुम्हें मारेंगे पीटेंगे, है ना, नमक टैक्स तो देना है। तो इस तरीके से उन्होंने नमक कर लगा दिया। पर जब महात्मा गांधी ने 1930 में उन्होंने कहा कि नमक कर को क्या करो, खत्म कर दो, अब बस बहुत हुआ, नमक टैक्स, नमक से टैक्स क्या करना है? खत्म करना है, हटाना है। अब भैया लॉर्ड इरविन जो थे वो हल्के में ले गए महात्मा गांधी को। अरे महात्मा गांधी थे, उन्होंने लाठी से अंग्रेजों को मार मार के भगाया है। तो लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी की किसी भी मांग को मानने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा कि है, होगा, नेता अपनी जगह होगा, 11 मांगे भेज दिया, ठीक है, होगा होगा, ठीक है। तो लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी की किसी भी मांग को मानने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। अब 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी द्वारा नमक यात्रा की शुरुआत कर दी गई। महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर मेरी 11 मांगे नहीं मानी गई तो मैं क्या करूंगा? मैं आंदोलन कर दूंगा। और महात्मा गांधी ने कहा पहले नमक यात्रा करेंगे, उसके बाद आंदोलन करेंगे। 12 मार्च 1930 को उन्होंने अपनी नमक यात्रा की क्या कर दी? शुरुआत कर दी। अपने आश्रम से चलकर, है ना, साबरमती आश्रम से चलकर उन्होंने 12 मार्च 1930 को नमक आंदोलन स्टार्ट किया, और 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून का उल्लंघन कर दिया, यानी दांडी तट पर जाकर उन्होंने नमक बना दिया। और यहीं से फिर महात्मा गांधी का सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। ठीक है। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? बता दीजिएगा आप मुझे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं और अच्छे से आपको इसको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन कब होता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है 6 अप्रैल 1930 को, और चलता कब तक है? मार्च 1931 तक। जैसे ही सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है, इरविन जो है पूरी तरीके से डर जाता है, और वो कहता है कि महात्मा गांधी ने जो कहा था वो किया। ठीक है। अब महात्मा गांधी के साथ समझौता करने की कोशिश करता है कौन? इरविन। ठीक है। और वो कहता है कि हमें क्या करनी चाहिए? समझौता कर लेना चाहिए, बातचीत कर लेनी चाहिए, है ना। तो 1931 में समझौता होता है, पर समझौते के बाद फिर से कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो 1932 में भारत जो गांधी जी थे वो आंदोलन को दोबारा स्टार्ट कर देते हैं। फिर आंदोलन खत्म होता है 1934 में, ये पूरी तरीके से स्वयं ही समाप्त हो जाता है। अब इस दौरान क्या होता है? नमक यात्रा या सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान क्या होता है? पूरे भारत के अंदर अलग अलग हिस्सों में नमक कानून को तोड़ा जाता है। ठीक है। मतलब महात्मा गांधी तो आंदोलन स्टार्ट करते थे, और ऑल ओवर इंडिया में, पूरे भारत के अंदर जो लोग थे उसको अपने हिसाब से ही ले लेते थे। महात्मा गांधी ने कहा है आंदोलन करने को, चलो आंदोलन करते हैं। तो कई जगह पर तो नमक कानून उन्होंने तोड़ दिया। ठीक है। कई जगहों पर उन्होंने क्या किया? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। कई जगह पर शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग करना क्या होता है? शराब की दुकानों की पिकेटिंग करना यानी शराब की दुकानों के बाहर धरना प्रदर्शन करना और शराब को वहां पर बाहर फेंकना। ठीक है। कई जगहों पर तो वन कानूनों का भी उल्लंघन किया गया। ठीक है। किसानों ने जंगलों के अंदर घुस घुस कर, आदिवासियों ने जंगलों के अंदर घुस घुस कर वन कानूनों को तोड़ा। अब फिर इस पे ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया आई। ठीक है। अंग्रेज डर गए, अंग्रेजों ने कहा फिर आंदोलन स्टार्ट हो गया है, इनको सबक सिखाना पड़ेगा। उन्होंने कांग्रेस नेताओं को अरेस्ट करना चालू कर दिया। महात्मा गांधी को भी अरेस्ट किया गया।
निर्मम दमन करने लगे। पता ही है अंग्रेज ऐसा ही करते थे, गोलियां वगैरह मारते थे हमारे क्रांतिकारियों को, है ना। शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर भी आक्रमण करने लगे, महिलाओं व बच्चों की पिटाई करने लगे। लगभग 1 लाख लोगों को अंग्रेजों ने उस समय क्या किया, गिरफ्तार किया। और इस तरीके से भारतीय जो थे वो इस आंदोलन को भी सक्सेसफुली आगे नहीं ले जा पाए। पर आंदोलन में भाग लेने वाले कई तरह के लोग थे। अमीर किसान भी थे। अमीर किसान क्यों भाग ले रहा था, ऊंचे लगान का विरोध कर रहा था, ठीक है। गरीब किसान क्यों भाग ले रहा था, गरीब किसान ऊंचा भाड़ा और ऊंचा लगान इनका विरोध कर रहा था। व्यवसायी वर्ग यानी जो बिजनेस क्लास है वो किस लिए विरोध कर रहे थे, सरकार की जो नीतियां थी उनके खिलाफ थी। महिलाएं भी इस आंदोलन में शामिल हुई थी, महात्मा गांधी से प्रेरित थी। और कुछ स्थानों पर तो मजदूर भी इस आंदोलन में शामिल हो गए थे। अगर बात करें ये आंदोलन कैसे असहयोग आंदोलन से अलग था। असहयोग आंदोलन से अलग इसलिए था क्योंकि पहली बार इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। स्वराज की जगह किसकी मांग की जा रही थी, पूर्ण स्वराज, ठीक है। असहयोग में कानून का उल्लंघन शामिल नहीं था, जबकि वहां असहयोग था कि असहयोग करेंगे, सहयोग ही नहीं करेंगे, ठीक है। जबकि इसमें आंदोलन में कानून को तोड़ना भी शामिल था। इस इस आंदोलन में कानून को तोड़ना भी शामिल था। आगे बात करते हैं। हाँ, आ जाते हैं गोलमेज सम्मेलन पे। गोलमेज सम्मेलन क्या, गोलमेज सम्मेलन भी काफी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। कितने गोलमेज सम्मेलन हुए, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। कुछ फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन, सेकंड गोलमेज सम्मेलन और थर्ड गोलमेज सम्मेलन। फर्स्ट हुआ 1930 से 1931 के बीच में, ठीक है। 1930 या 1931 भी आप इसे ध्यान रख सकते हैं, पर ये जनवरी में हुआ था। सेकंड हुआ सितंबर 1931 से लेकर दिसंबर 1931 तक। और तीसरा हुआ नवंबर दिसंबर 1932 में, ठीक है। और ये तीनों ही सम्मेलन, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सिर्फ एक सम्मेलन में भाग लिया, और वो कौन सा सम्मेलन था, दूसरा सम्मेलन, यानी ये वाला सम्मेलन। सेकंड सम्मेलन में भाग लिया किसने, कांग्रेस ने। और इसी एक सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया। किसकी तरफ से, कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस की तरफ से गए वो इस सम्मेलन में भाग लेने लंदन, ठीक है। ये तीनों ही सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुए, लंदन में आयोजित हुए। क्यों आयोजित हो रहे थे, कि भारत के संविधान किस तरीके का होगा इस पर चर्चा करने के लिए आंदोलन, ये सम्मेलन बुलाया गया था, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। पर ये सम्मेलन जो था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, ठीक है। ये सम्मेलन क्या हुआ, सक्सेसफुल नहीं हुआ, और महात्मा गांधी की बात कुछ बनी नहीं। और महात्मा गांधी लौट कर कहाँ आ गए, भारत आ गए, ठीक है। बात समझ में आई। आगे बात करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की क्या सीमाएं थी, महिलाएं इसमें क्यों भाग नहीं ले रही थी। अनुसूचित की भागीदारी नहीं थी, अनुसूचित यानी आदिवासियों की भागीदारी नहीं थी, थोड़ी थी, ज्यादा नहीं थी। लंबे समय से कांग्रेस इनके हितों की अनदेखी कर रही थी, है ना, क्योंकि कांग्रेस ने इनके बारे में कुछ भी नहीं सोचा था। मुस्लिम संगठनों द्वारा सविनय अवज्ञा के प्रति कोई खास उत्साह नहीं था, ठीक है। 1920 के दशक के मध्य में कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक संगठन के करीब आ रही थी, या हिंदुइज्म चल रहा था, ठीक है। दोनों समुदायों के बीच में संदेह और अविश्वास का माहौल बना हुआ था। दोनों समुदाय यानी हिंदू और मुस्लिम, दोनों के बीच में कुछ टेंशन स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। अब बात करते हैं सामूहिक अपनेपन का भाव। सामूहिक अपनेपन का भाव कैसे आता है, सामूहिक अपनापन है क्या। जैसे कि बच्चों आपको पता है कि हमारा जो पूरा भारत है वो काफी बड़ा भारत है, और पूरा भारत जो है एक धागे में बंधा हुआ है, राष्ट्रवाद में बंधा हुआ है। तो क्या फैक्ट है जिनके कारण हमारा पूरा भारत क्या है, वो राष्ट्रवाद में बना पड़ा है, ठीक है। वो सारे कारक जिनसे भारतीय लोग अपने आप को सामूहिक अपनेपन की भावना में देखते हैं और भारतीय लोग एक हो जाते हैं। सबसे पहले चित्र व प्रतीक की बात करें तो भारत माता की पहली छवि किसने बनाई थी, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा बनाई गई थी। पर इस छवि के माध्यम से राष्ट्र को पहचानने में मदद मिली है। कई सारी लोक कथाएं जो भारत के अंदर काफी फेमस थी। राष्ट्रवादी जवाहरलाल नेहरू या अन्य नेता घूम घूम कर ऐसी लोक कथाओं को क्या करते थे, इकट्ठा करते थे, ठीक है। और ये कथाएं परंपरागत संस्कृति की सही तस्वीर पेश करती थी, तथा अपनी राष्ट्रीय पहचान को ढूंढने तथा अतीत में गौरव का भाव पैदा करती थी।
मतलब ये कि लोक कथाएं क्या करती थी, लोक कथाएं संस्कृति को सही तरीके से पेश करने का काम करती थी और ये बताती थी कि भारत के जो लोग हैं, भारत का जो गौरव है, भारत का जो अतीत है, वो कितना बढ़िया अतीत है, कितना पुराने ढंग से, पुराने टाइम से भारत का जो अतीत है वो आगे बढ़े जा रहा है। ठीक है, समझ में आया आपको। आगे बात करें तो कई सारे चिन्ह हैं, जैसे उदाहरण झंडे का उदाहरण है, बंगाल में 1905 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो तिरंगा अपनाया गया था, उस तिरंगे का कलर था हरा, पीला और लाल। ठीक है, और इसमें 8 कमल होते थे, है ना, 8 कमल थे। 1921 तक आते आते महात्मा गांधी ने भी सफेद, हरा और लाल, ठीक है, सफेद, हरा और लाल रंग का एक तिरंगा तैयार कर लिया था। इस समय जो हमारा तिरंगा है वो किसने तैयार किया है, पिंगली वेंकैया, है ना, पिंगली वेंकैया नाम की लेडी ने तैयार किया है। इतिहास की पुनः व्याख्या की बात करें तो इतिहास की पुनः व्याख्या, बहुत से भारतीय महसूस करने लगे थे कि राष्ट्र के प्रति गर्व का जो भाव है वो जगाने के लिए भारतीयों को इतिहास अलग ढंग से पढ़ाना पड़ेगा, बाकी भारतीय गर्व का अनुभव कर सके। ठीक है, अच्छा ये सारी चीजें चल क्यों रही थी, ये सारी चीजें इसलिए चल रही थी कि पूरे भारत के अंदर हर एक व्यक्ति के अंदर राष्ट्रवाद को पैदा किया जा सके। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा था, गीत गाए जा रहे थे, है ना, वंदे मातरम लिखा जा रहा था, राष्ट्रगान लिखा जा रहा था। 1870 के दशक में बंकिम चंद्र ने गीत लिखा था मातृभूमि की स्तुति के रूप में, है ना, और ये गीत बंगाल स्वदेशी आंदोलन में खूब गाया गया था, उस समय ये गीत काफी फेमस हुआ था। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी मेरी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसी तरह की और वीडियो प्राप्त करने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।